हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज़ दी हैं उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट को पढ़ेंगे। 1916 में लुइस जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट कहा। ठीक है, तो लुइस जो साइंटिस्ट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट में कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है, एटम बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं। तो 1916 में लुइस ने सुझाव दिया कि सहसंयोजक यौगिक में परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के शेयरिंग द्वारा नोबल गैस विन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। एक सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के शेयरिंग से होता है। ठीक है, लुइस क्या कह रहे हैं कि हर कोई एटम क्या कोशिश करता है कि वह नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। अब नोबल गैस के जैसा ही क्यों? क्योंकि नोबल जो गैसेस हैं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल में ओनली जो नोबल गैसेस हैं, जिसको शून्य समूह की गैसेस कहते हैं, शून्य समूह कहते हैं, तो ओनली शून्य समूह में जो हैं एटम्स, वो ही क्या है, नेचर में स्टेबल हैं, वो ही एटम नेचर में स्टेबल हैं। ठीक है, बाकी सभी जो एटम्स हैं वो क्या है, अनस्टेबल है नेचर में। तो उनके बीच में बॉन्डिंग होती रहती है, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से चाहे शेयरिंग से। ठीक है, तो हर कोई एटम स्टेबल होना चाहता है प्रकृति में, तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, आपस में बॉन्डिंग करता है ताकि वो किसके जैसा हो जाए, नोबल गैस की तरह बिहेव करे, नोबल गैस की तरह उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करे। ठीक है, तो हर किसी एटम की क्या कोशिश होती है कि वो कैसे भी करके, चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, चाहे इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर ले, ऐसा करके वो कैसा विन्यास प्राप्त कर ले, नोबल गैस के जैसा। और नोबल गैस का क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो ऑक्टेट विन्यास प्राप्त करके स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो लुइस के अनुसार सहसंयोजक बंध वह है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से होता है। ठीक है, और जो ये लुइस का लॉ है वो क्या है, क्वालिटेटिव व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं ये जस्ट बता रहा है कि एटम के बीच में ऑक्टेट विन्यास प्राप्त करने के लिए ही क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए प्रत्येक परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है जितने वह बंध बनाता है। यदि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर एक बॉन्ड। इस प्रकार मीथेन में प्रत्येक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तथा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है। हम मीथेन की बात करें, मीथेन क्या है, CH4, जिसमें कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मीथेन क्या है, CH4। ठीक है, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास में अपना इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन के पास में अपना इलेक्ट्रॉन और चौथे हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, और शेयरिंग से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो एक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 2 3 एंड 4, जबकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरे शब्दों में एक सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है।
बंध निर्माण के पश्चात इस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में यदि शेयरिंग हो गई तो इन जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का क्या होगा, समान अधिकार होगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी परमाणु द्वारा एक सहसंयोजक बंध बनने पर उसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ठीक है, कोई परमाणु उतने ही बंध बनाएगा जितने इलेक्ट्रॉन उसे उत्तम गैस विन्यास के लिए उसको चाहिए। ठीक है, उसको वो कितने बॉन्डिंग करेगा, जितना जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इतने इलेक्ट्रॉन की वह शेयरिंग करेगा। ठीक है, लुईस ने इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हुए कई अणुओं के सूत्र लिखे। इन्हें क्या डॉट फॉर्मूला कहा जाता है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Cl2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल में आप देखो कि क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं, Cl2। ठीक है, एक क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्लोरीन के भी क्या हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी क्लोरीन को किसके जैसा विन्यास प्राप्त करना है, नोबल गैसेस के जैसा। तो अपने ही पीरियड में नोबल गैस ऑर्गन का जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन को चाहिए 8 और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, उसको यदि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास तो 6 ही रह जाएंगे। इस क्लोरीन के पास भी तो 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और यदि ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा तो इसके पास, इस क्लोरीन के पास में कितना रह जाएगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक रहेगा। यहाँ पर 7 है तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे दोनों का हक है। तो इस क्लोरीन के पास भी अपने 8 कंप्लीट हो जाएंगे और इस क्लोरीन के पास भी अपने 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, यदि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बॉन्डिंग ही क्यों करेगा, तो हर एटम बॉन्डिंग क्यों करता है, स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, और शेयरिंग से क्या है, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। मीथेन, अमोनिया तथा जल इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं। कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, 5 व 6। कार्बन के पास कितनी है, 4। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 4। और नाइट्रोजन के पास कितनी है, 5। और ऑक्सीजन के पास कितनी है इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, 6। स्थायी विन्यास बनाने के लिए इनका क्रमशः इनको कितने इलेक्ट्रॉन की, यदि कार्बन के पास 4 हैं तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 8 बनने के लिए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, यदि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन की। और ये ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इनको हाइड्रोजन के साथ सहभाजन द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कैसे मिलेंगे, इनको आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, यदि वो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा
तो हाइड्रोजन शेयरिंग हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन का भी द्विक कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी द्विक, इसका भी द्विक और इसका भी द्विक। लेकिन कार्बन के पास कितने हो गए शेयरिंग से? खुद के 4 और हाइड्रोजन के 4, तो 8 क्या हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो मीथेन क्या है? स्टेबल है। उसी तरह से अमोनिया की बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी शेयरिंग के लिए? इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 3 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो इसके भी क्या हो जाएंगे? 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपस में शेयरिंग से इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का द्विक कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन के कितने हो गए? 8 कंप्लीट हो गए। और यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पर दिख रहे हैं आप कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यदि वो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यदि वो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 6 तो हैं, ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो वो 2 हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा तो उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग से। ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या प्रदर्शित करती है। चूँकि एक सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से बनता है, इस धारणा को सहसंयोजक बंध की इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। यदि 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से भी स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं होता है तो वे परमाणु एक साथ एक से अधिक युग्मों का साझा कर सकते हैं। यदि 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो उन्हें क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। और यदि उसी प्रकार 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है तो हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार बने यौगिकों को हम उदाहरण लेंगे। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन के पास में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कार्बन की और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। उसी तरह से एथाइन में देखेंगे तो एक कार्बन और एक कार्बन के पास में कितना? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ही है। उसकी वजह से कार्बन के कितने कंप्लीट हो रहे हैं? 10 ही कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कार्बन 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो इसके क्या हो जाएंगे? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करेगा उतने ही क्या होंगे? केमिकल बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 3 बॉन्ड बनेंगे दोनों एटम के बीच में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन युग्म नियम के जो अपवाद हैं वो अपवाद हम पढ़ेंगे कि संक्रमण धातुओं की यौगिकों में सामान्यतः इस नियम का पालन नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये नियम फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ही जब कह दिया है तो मेटल की क्या नेचर होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। यदि वो किसी अन्य एटम से जुड़ता है तो वो क्या होगा? सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में क्या देखा गया कि इसमें शेयरिंग जैसी तो कोई बात नहीं है, यानी ट्रांजिशन मेटल एटम में इस तरह का ये नियम का पालन नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट, कुछ मॉलिक्यूल प्रकृति में ऐसे थे जो स्थायी थे लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। जबकि लुईस के अनुसार क्या होता है कि बॉन्डिंग तभी होगी जब बॉन्डिंग क्यों हो रही है? मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है,
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ही वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को। और ऑक्टेट कंप्लीट करने ही के लिए क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जबकि प्रकृति में ऐसे भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ठीक है, फिर भी वो प्रकृति में स्थायी थे। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल है BF3, BCl3, BE बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है। बोरोन जो फ्लोराइड है, बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। यदि शेयरिंग होगी तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का भी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इस बोरोन के कितने कंप्लीट हुए, 2, 2 4 और ये 2 6। बोरोन के तो 6 ही कंप्लीट हुए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी ये प्रकृति में स्थायी है। उसी तरह से BCl3, ये भी प्रकृति में स्थायी है। बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का द्विक कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का द्विक कंप्लीट। और बेरिलियम के तो आउटर मोस्ट में कितने रह गए, सेंट्रल एटम में 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, फिर भी ये प्रकृति में क्या स्थायी है, ठीक है। तो ऐसे क्यों स्थायी रहे, जबकि लुईस के अनुसार क्या होना चाहिए था, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है। और प्रकृति में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिले जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी वो प्रकृति में स्थायी थे। एग्जाम्पल है PCl5, SF6 और IF7। फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने क्लोरीन से जुड़ा है, 5 क्लोरीन से जुड़ा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सभी क्लोरीन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। क्लोरीन के पास में कितने, 7 हैं। और इस फॉस्फोरस की शेयरिंग की वजह से इस पे के पास कितना हो गया, इसके ऑक्टेट कंप्लीट, इसके ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट। और इस फॉस्फोरस के पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। इस जो फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, यानी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भी ये प्रकृति में स्थायी है। उसी प्रकार SF6, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है, 6 फ्लोरीन से शेयरिंग कर रहा है, तो 6 और 6, इस SF6 के बाह्यतम कोश में 12 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से IF7 को देखें हम, तो IF7 में आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। और ये कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन से शेयरिंग कर रहा है, 7 फ्लोरीन से शेयरिंग कर रहा है। तो कितने हो गए इसके, आउटर मोस्ट में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें भी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो भी ये प्रकृति में स्थायी है। नेक्स्ट देखें, यदि 2 परमाणुओं के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड है तो किसी एक परमाणु का विन्यास निश्चित रूप से स्थायी नहीं होगा, ठीक है। यदि ऑड इलेक्ट्रॉन, यदि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NO मॉलिक्यूल का, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने हो गए, 5 और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने, 6। ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया शेयरिंग से, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के कितने हो गए, 7 कंप्लीट हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुए, 8 कंप्लीट नहीं हुए। और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, अयुग्मित रह गया, अनपेयर्ड रह गया। तो इस पूरे सिस्टम में क्या हो गया, एक विषम इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, तब भी प्रकृति में स्थायी है ऐसे मॉलिक्यूल भी। तो कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन युग्म नियम के जो अपवाद हैं, तो फर्स्ट है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सेकंड है कि प्रकृति में ऐसे भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिनमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हैं।
प्रकृति में ऐसे भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रकृति में ऐसे भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।